हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इमोशन वाला में। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है सेल। तो सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोगों को बताए कौन थे, इस सब के बारे में आज फुल डिटेल देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो देखिए, सेल जो होता है वो हमारे शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ये क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी एक छोटी सी यूनिट है जिससे हमारी शरीर बनी है। हम इसको क्यों कहते हैं कि ये संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई है? तो देखो, हमारे शरीर में जितने वर्क होते हैं, जितने कार्य होते हैं वो कोशिका में होते हैं। चाहे बात करें श्वसन की, पाचन की, उत्सर्जन की, ठीक है। तो देखो, कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो कोशिका के बारे में सबसे पहले बताए थे रॉबर्ट हुक। कौन बताया था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजी थी। कौन सी कोशिका खोजी थी? मरी हुई। अब हम अगर बात करें जीवित कोशिका को, तो जीवित कोशिका को खोजने वाले कौन थे? तो लीवेनहॉक। कौन थे? लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब देखो, हम बात करते हैं कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। कोशिका के दो ही प्रकार होते हैं, यानी सेल के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। अब ध्यान दो, यूकैरियोटिक किस में होता है, प्रोकैरियोटिक किस में होता है। तो यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, यानी जो ह्यूमन्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में आपके प्लांट्स आएंगे और कुछ क्या कहते हैं, एक कोश की जीव आएंगे। अब ध्यान दो, अब हम बात कर रहे हैं कोशिका के अंदर कितने भी पार्ट पाए जाते हैं। तो हम ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हो, ये सब पार्ट किस में पाए जाएंगे? तो यूकैरियोटिक सेल में। किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल में। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो देखो, जैसे हमारे शरीर में क्या है, ब्रेन है, वो हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वैसे ही कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का वर्क यही है कि जो भी कोशिका के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस। और इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। अब ध्यान दो, ये क्या करता है? तो ये करता है कोशिका के विभिन्न भागों को कंट्रोल करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, वैक्यूल्स, और उसके बाद रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। अब हम बात करते हैं, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की, किसी जिसको हम लोग कहते हैं मिटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिटोकॉन्ड्रिया। तो मिटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है? तो जैसे मान लो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी की जिम्मेदारी, यानी कोशिका में एनर्जी बनाने की जिम्मेदारी किसको मिली? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है। किससे बनाता है? तो ये बनाता है एटीपी से। किससे? एटीपी, जिसको हम लोग कहते हैं एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। एडेनोसिन ट्राईफास्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखो दो होते हैं, एक होता है एडीपी, एक होता है एटीपी। जो एडीपी होता है वो इसके अंदर मौजूद रहता है। जो हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो हमारे शरीर से एनर्जी, जो हमारे शरीर में एनर्जी बनती है वो किसके द्वारा बनती है? तो एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक पी जब मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है? 3P। यानी क्या हो गया? एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। तो एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं आरएनए। तो आरएनए का काम यही है। आरएनए को हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। कोशिका की अगर पावर हाउस की बात करें तो वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बात करें क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो आरएनए को कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, आरएनए जो होता है इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में 80S। कितने पाए जाते हैं? 80S। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कितने पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं 70S। अब ध्यान दो, डीएनए क्या है? डीएनए आपका क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए भी दो होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, एक न्यूक्लियस डीएनए होता है। देखो, ऐसा डीएनए, ध्यान दो, डीएनए का जो होता है वो कोडिंग होती है। क्या होती है? कोडिंग होती है। जब आप लोग कोडांस पढ़ोगे, आगे जाके कोडांस है, तो उसमें बताया जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसकी कोडिंग नहीं होती है या वो कोड को फॉलो नहीं करता। जो न्यूक्लियस वाला डीएनए होता है, जिसमें जो न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, वो क्या होता है? कोड को फॉलो करता है और क्या करता है? जेनेटिक में क्या करता है? योगदान देता है। ठीक है। अब ध्यान दो,
एक डिफरेंस और है। डिफरेंस क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें वो क्रोमेटिन में पैक नहीं होता, और जो न्यूक्लियस वाला डीएनए होता है वो अच्छे से क्रोमेटिन में क्या होता है, पैक होता है। क्या होता है, पैक होता है। अब ध्यान दो, तीसरे नंबर पे हम क्या आ गए, हमको प्यास लगती है। जाहिर सी बात है, सबको प्यास लगती है, जितने भी सजीव हो सबको प्यास लगती है और सब पानी पीते हैं। तो कोशिका में जो पानी को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करने की जिम्मेदारी किसको मिली, वैक्यूल्स को, जिसको हम लोग कहते हैं रसधानी कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं और इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। तो ध्यान दो, जब हमको 1% हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है तब क्या लगती है, हमें प्यास लगती है। क्या लगती है, प्यास लगती है। लेकिन जैसे ही इसमें 10% की कमी हुई, वैक्यूल्स में 10% की कमी हुई, यानी आप अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाओगे, डेथ हो जाएगी आपकी, हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। लेकिन इतना पानी की कमी क्यों हम लोगों को महसूस होती है, तो ध्यान दो, हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है वो लगभग 75%, कितना, 75% वाटर से बनी है। कितने परसेंट, 75%, और 35% किससे है, तो ये आपका सॉलिड है। ठीक है, तो इसीलिए हमको प्यास लगती है, या हमारे विभिन्न शरीर के अंगों में क्या होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है। अब ध्यान दो, चौथा, तो ये वाला जो टॉपिक है ये क्या है, ईआर रेटिकुलम। ईआर रेटिकुलम कहने का मतलब क्या, ये भी प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जैसे ही, ध्यान देना, जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को बना देता है, जब प्रोटीन कहाँ जाता है, ईआर रेटिकुलम। तो ईआर रेटिकुलम क्या करता है, उस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करता है और कुछ अपने द्वारा बनाए गए प्रोटीन को इसमें ऐड करके क्या करता है, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। और शरीर में ध्यान देना, पूरे शरीर में एक ही चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, वो है गोल्जी बॉडी। क्या करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है पूरे शरीर में एनर्जी को पहुंचाता है। जहाँ जैसे जिसको आप लोग देखेंगे, जो एथलीट्स होते हैं वो जब दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, और कोई एक्टिविटी करते नहीं, सिर्फ दौड़ते हैं, तो उनको एनर्जी की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, पैरों में। तो वो एनर्जी सप्लाई कौन करता है, गाल्जी बॉडी। क्या करता है, गाल्जी बॉडी एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब बात करते हैं पाचन कौन करता है, तो पाचन करता है हमारा लाइसोसोम। क्या करता है, लाइसोसोम। इसको क्या कहा जाता है, तो कोशिका का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ध्यान दो, जैसे हमको चोट लगी, अब हमको क्या हुआ, चोट लगी, तो हमारे जो शरीर की कोशिका है, जहाँ पे चोट लगी वहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो काम क्या है इसका, काम यही है कि जो मरी हुई कोशिका है उसको गला के क्या करना, पाचन करना। क्या करना, पाचन करना, उसको क्या करना, पसीने के रूप में बाहर निकालना। तो ये इसमें एक क्या कहते हैं, अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जो कोई क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। अब बात करते हैं, देखो सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। और कई बार मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, या हमारे शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, किस सेल में कोई सेंट्रोसोम पाया जाता है, कहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो ध्यान देना, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। उसके स्थान पे क्या होता है, कुछ प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं। अब ध्यान दो, सेंट्रोसोम करता है तो क्या है, सेंट्रोसोम करता है कोशिका का विभाजन। क्या करता है, कोशिका का विभाजन। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमारे शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन हो जाए तब पर भी दिक्कत है, सबसे कम हो तब पर भी दिक्कत है। लेकिन अगर लेवल में रहे तब तो सही है। क्यों सही है, देखो सबसे ज़्यादा अगर कोशिका का विभाजन हो जाए तो अगर हमें थोड़ा सा कट लगेगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ट्यूमर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, ट्यूमर का। अब सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन होता है ब्रेन में। कहाँ होता है, ब्रेन में। जो हमारा ब्रेन होता है वो लगभग 90%, कितने, 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है। सिर्फ 10% क्या होते हैं, गीलियल सेल से बना होता है। और उसी में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। जो गीलियल सेल होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और जो न्यूरॉन होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसीलिए मतलब जो बाइक चलाते हैं या जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं उनको कहा जाता है कि हेलमेट पहन के बाइक चलाओ। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए
हमको हेलमेट पहन के बाइक चलाना चाहिए। तो ये कोशिका से रिलेटेड या कोशिका से संबंधित क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो ये जनरल चीज़ें हर कोई पूछता है। जैसे आप अगर पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, 10th में हो, 12th में हो, या फिर और ऊपर हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो गांव वाले अक्सर पूछते हैं। जैसे आप कहीं रास्ते में जाते रहोगे, आपके दोस्त मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, तो ये सब जनरल चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अब मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।